हेडिंग दीजिएगा कि संविधान क्या है। सबसे पहला प्रश्न कि संविधान क्या है या संविधान हम किसे कहते हैं, संविधान जरूरी किस लिए। तो लिखिएगा संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई भी राज्य शासन संचालन का कार्य करती है। शासन संचालन का कार्य करती है तथा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। संतुलन बनाने का प्रयास करती है। मतलब कि संविधान क्या है तो वैधानिक दस्तावेज है, यानी लीगल डॉक्यूमेंट है। इससे क्या होगा कि इसमें जो बातें कही गई हैं उन्हीं बातों के आधार पे कोई भी राज्य या कोई भी देश क्या करेगा तो शासन चलाने का कार्य करता है। फिर उससे क्या होगा तो चूंकि जब हमारे पास लिखित दस्तावेज है, लिखित कानून है, तो बार बार चीजें बदलेंगी नहीं। इससे सरकार के जो अंग हैं उनके अंगों में आपसी तालमेल बना रहता है। एक दूसरे के बीच में या एक दूसरे को ओवरलैप करने की स्थिति नहीं होती। इसी को संविधान कहा जाता है। अब सबसे अहम प्रश्न है कि राज्य किसे कहते हैं। सबसे पहले राज्य, तो राज्य के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग होना चाहिए। भूभाग के लिए आबादी होगा। जब भूभाग है तो उसकी अपनी आबादी होगी, जनसंख्या होगा। एक सरकार होगी और सरकार के पास संप्रभुता होगी। राज्य के लिए आवश्यक जो अंग है, शर्त क्या है तो भूभाग, आबादी, सरकार और संप्रभुता। ये चार कंडीशन को यदि फुलफिल करता है तो दैट इज कॉल्ड स्टेट, इसे राज्य कहा जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार क्या है। तो ये लिख लीजिएगा चारों, राज्य के लिए आवश्यक शर्तें, भूभाग, आबादी, सरकार और संप्रभुता। अब लिखा सरकार। सरकार वह संस्था है, सरकार वह संस्था है जो कानून बनाती है। सरकार वह संस्था है जो कानून बनाती है, और सिर्फ कानून नहीं बनाती है, और बने हुए इस कानून को लागू करवाती है, सरकार कहलाती है। लागू करवाती है, सरकार कहलाती है। ठीक है। सरकार के कई रूप होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब परिभाषा से आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यानी कि संविधान के माध्यम से जो सरकार के अंग हैं उनके बीच आपसी तालमेल बना रहे, ऐसा प्रयास किया जाता है।
तो सरकार के अंग कौन कौन है भाई? सरकार के अंग मुख्य रूप से सरकार के 3 अंग हैं। पहला कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सबसे पहले विधायिका किसे कहते हैं? तो वैसी संस्था जो विधान बनाती है, विधान मतलब विधेयक, विधेयक मतलब कानून, अर्थात कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। अब कार्यपालिका, तो विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस बने हुए कानून को लागू करवाने वाली संस्था, कानून को लागू करवाने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है। तीसरा है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का क्या काम है? न्याय करना। मान लो कि हम 2 दोस्त हैं, 2 जिस्म एक जान वाली दोस्ती है, जय वीरू। दोस्त हमारा कहीं कोई काम गलती कर दिया तो क्या आप उस दोस्त के खिलाफ गवाही देंगे या उसके समर्थन में गवाही देंगे? आप उस दोस्त को बचाने का प्रयास करेंगे कि डुबाने का प्रयास करेंगे? सिंपल सी बात है, दोस्त है तो हम बचाने का प्रयास करेंगे, तो फिर दोस्ती किस काम का? नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़ा है, डीपीएसपी। डीपीएसपी का अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होना चाहिए। अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक साथ हो जाएगा तो मान लो किसी भी कारण से यदि कार्यपालिका दोषी हो गया, इससे कुछ गलत हो गया, तो शायद न्यायपालिका उस पर सजा नहीं सुना पाए, या न्यायपालिका से ही कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कार्यपालिका उसके अगेंस्ट में कुछ ना कर पाए। नहीं, इसीलिए संविधान के डीपीएसपी में राज्य के निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 50 में यह बात स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होगा और दोनों का अलग किया गया। ठीक है। तो न्यायपालिका का काम क्या है कि यह निर्णय करना कि दोषी कौन है। कार्यपालिका दोषी है या विधायिका दोषी है या आम जनता दोषी है, तो निर्णय करेगा कि दोषी कौन है, नंबर 1। और जो दोषी होगा उस दोषी को सजा दिलवाएगा। क्या करेगा? सजा जब दिलवा देगा तब जाके एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि वैसी न्यायपालिका जिसके ऊपर किसी भी तरह का अंकुश नहीं हो, या किसी के प्रभाव में या किसी के दबाव में या किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं कर रहा हो। अगर कार्यपालिका दोषी है, सरकार यदि दोषी है, तो ये कहेगी कि नहीं सरकार दोषी है, आपने गलत काम किया है, तब जाके स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हो। स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट आया, ये कहां से आया? अमेरिका से आया हुआ है। कहां से हमने लिया है? अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया है। ठीक है, लिख लीजिएगा। न्यायपालिका का क्या काम है? निर्णय करना कि दोषी कौन है और उस दोषी व्यक्ति को सजा दिलवाना। ठीक है। और यानी अब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में देखिएगा
तो सर्वोच्च स्थान पर जो है वो राष्ट्रपति है, क्योंकि राष्ट्रपति को ही क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को केवल क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यह हमारे पास न्यायपालिका को यह शक्ति नहीं है। न्यायपालिका को शक्ति यही है कि वह यह न्याय करेगा कि अमुक व्यक्ति दोषी है और उस दोषी व्यक्ति को सजा दिलवाएगा या सजा देगा। यह न्यायपालिका का काम है। तो न्यायिक हिरार्की जब आप देखेंगे तो इसमें सर्वोच्च स्थान पर हमारा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर में है, जो केंद्र में है, संघ में बैठता है। उसके नीचे होता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ये कहाँ है? ये प्रत्येक राज्य में होता है। और उच्च न्यायालय के नीचे होता है जिला सत्र न्यायालय। कौन है? जिला सत्र न्यायालय। ये प्रत्येक जिला में होता है। ठीक, अब इसके नीचे नया कॉन्सेप्ट आ गया है ग्राम पंचायत का, ग्राम न्यायालय। तो ये हमारा न्यायालय का हिरार्की। अब आते हैं हम लोग थोड़ा कार्यपालिका पर। अब प्रश्न उठता है कि कार्यपालिका कहते किसको है? तो वैसी संस्था जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाती है, कार्यपालिका कहलाती है। अब कार्यपालिका का गठन कैसे होता है? तो हमारे यहां सरकार जो है वो दो स्तर पर कार्य करती है। एक संघ की सरकार यानी केंद्र में, और दूसरा राज्य की सरकार है राज्य में। तो जब सरकार दो स्तर पर कार्य कर रही है तो सरकार के अंग भी दो स्तर पर होंगे? नहीं। तो विधायिका जो है दो स्तर पर है। एक केंद्र की विधायिका, एक हो गया केंद्र की विधायिका और दूसरा हो गया राज्य की विधायिका। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। विधायिका का काम कानून बनाना। तो केंद्रीय कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? केंद्र की विधायिका का क्या नाम है? संसद। केंद्र की विधायिका संसद। संसद ने कानून बनाएगा। संसद हमारा द्विसदनीय है। संसद द्विसदनीय है। एक को बोलते हैं लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। कोई भी विधेयक इसी लोकसभा और राज्यसभा में आता है, और लोकसभा और राज्यसभा जब इस दोनों मिलकर जब इसको पारित कर देती है तो पारित करने के बाद यह राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो यह विधेयक क्या होता है? कानून बनता है। यह हुआ केंद्र के स्तर पर। उसी तरह से राज्य की विधायिका है। राज्य की विधायिका को क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल। राज्य में कानून बनाने वाली संस्था कौन हो गई? विधानमंडल हो गया। कुछ राज्यों में विधानमंडल दो स्तर पर कार्य करता है और कुछ राज्यों पर एक ही स्तर पर। एक है इसका विधान सभा जो निम्न सदन होता है, और दूसरा है विधान परिषद जो इसका उच्च सदन है। केंद्रीय विधायिका का उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। और निम्न सदन लोकसभा। तो ये विधायिका हमारा दो स्तर पर हो गया, यानी कानून बनाने वाली भी संस्था दो स्तर पर हो गई। केंद्रीय स्तर पर हो गया संसद, और राज्य के स्तर पर हो गया विधानमंडल। ठीक है। विधानमंडल में भी वही बात है कि विधानसभा और विधान परिषद से जब पारित हो जाएगा और राज्यपाल की जब सहमति मिलेगी तब तो उसके बाद क्या होगा? कानून बन जाएगा। अब आइए कार्यपालिका। इसी तरह से कार्यपालिका भी दो स्तर पर कार्य करेगी। एक है केंद्र की कार्यपालिका और दूसरा होगा राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका। अब केंद्र की कार्यपालिका का गठन कैसे होता है? केंद्र की कार्यपालिका बनती कैसे है? केंद्र की कार्यपालिका का गठन होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद।
केंद्र की कार्यपालिका का गठन होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मिलने से होता है। अक्सर क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाता है कि केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ राष्ट्रपति है तो प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा। लेकिन राष्ट्रपति की जो शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो वास्तविक शक्ति किसके पास आ गया? प्रधानमंत्री के पास आ गया। तो फिर यहाँ से दूसरा प्रश्न पूछेगा कि केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। क्लियर हुआ दोनों? लिख लीजिएगा। केंद्रीय कार्यपालिका का गठन, केंद्रीय कार्यपालिका का गठन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मिलने से होता है। हो गया? एक इसमें जोड़ दीजिए, महान्यायवादी। अगला, अब अगला क्वेश्चन आपको पूछेगा कि केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो लिख लीजिएगा, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से। तो और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो लिखिएगा कि केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए यहां से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल एग्जाम में और बच्चा गलत करके आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं या विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन है कि कार्यपालिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। दूसरा है कि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। भगवान ने बुद्धि दिया है इस्तेमाल करने के लिए, गिरवी रखने के लिए नहीं। अब समझिए, यहां कानून बनाने वाली संस्था कौन है? विधायिका। कानून को लागू करवाने वाली संस्था कौन है? कार्यपालिका। अब हमारा अगर केंद्र की हम बात करें तो केंद्र में जो हमारा सदन है वो दो सदनात्मक है, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वही ना मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे। मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन होगा? यही लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य। तो जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है अर्थात जो मंत्री है, मंत्रिपरिषद में कौन कौन बैठेगा? जो मंत्री होगा वही ना मंत्रिपरिषद में बैठेगा। तो जो मंत्री होगा वह कार्यपालिका का भी सदस्य होगा। अब मंत्री आया कहां से है? विधायिका से आया है, अर्थात विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ये आपका सही है। और कार्यपालिका के सदस्य इसके सदस्य नहीं होंगे। कैसे होंगे? जब विधायिका कानून बनाता है तो पालन करता है। हाँ, यस। तो चूंकि विधायिका से ही यह मंत्रिपरिषद में आया है और मंत्रिपरिषद का गठन ही हुआ है किसके लिए? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। ठीक, तो इसलिए 2 नंबर स्टेटमेंट जो है कि विधायिका के जो सदस्य हैं वह कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला पॉइंट बना के लिखिएगा।